नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। किराए की कार से रोक दी गई एक उभरते हुए सितारे की सांसें। जी हां, भारत की बात में आज बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में जुटी टीम के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले की हत्या में इस्तेमाल की गई कोरोला कार उधार की थी। उधार की कार से कैसे हुआ सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सीसीटीवी तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला की हत्या से चंद सेकंड पहले की हैं। तारीख है 29 मई यानी रविवार और वक्त शाम के 5:21:10 का हो रहा है। इस सड़क पर ठीक 10 सेकंड बाद सिद्धू मूसेवाला की थार गुजरती हुई दिखाई देती है। थार के पीछे एक सफेद कोरोला दिखती है। मूसेवाला की थार आगे जाकर जैसे ही बाएं मुड़ती है, ठीक पीछे सफेद बोलेरो तेजी से थार का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। बोलेरो के बाएं मुड़ते ही गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। ताबड़तोड़ 30 राउंड गोलियां दागी जाती हैं। मौजूद जानकारी के मुताबिक मूसेवाला को घेर कर हमला किया गया। सिद्धू मूसेवाला की थार का पीछा कर रहे हमलावरों ने ओवरटेक किया। पहले टायर पर गोली मारी ताकि मूसेवाला को भागने का मौका न मिले और फिर चौतरफा गोलियां दागना शुरू हुआ। सीसीटीवी वीडियो में देखिए गोलियों की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग कैसे भागने लगते हैं। 59 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में 17वें सेकंड से गोलियां चलना शुरू होती हैं और करीब 42 सेकंड तक पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठता है। पुलिस के मुताबिक सफेद रंग की कोरोला सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा कर रही थी। कोरोला के अलावा सफेद रंग की बोलेरो और ग्रे कलर की स्कॉर्पियो ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एसटीएफ उत्तराखंड ने ऋषिकेश से जिन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें एक शख्स वो है जिसने वारदात में इस्तेमाल कोरोला गाड़ी किसी से उधार ली थी। शक है कि इसी शख्स ने ये गाड़ी आगे हमलावरों को पहुंचाई होगी। उत्तराखंड पुलिस इस लिंक की जांच कर रही है। शक है कि हत्या की साजिश कनाडा में गोल्डी बराड़ ने रची। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ का संपर्क शाहरुख नाम के अपराधी से करवाया। इस पूरे ऑपरेशन में लॉरेंस की मदद की काला जठेरी और काला राणा ने। काला जठेरी और काला राणा दोनों मंडोली जेल में बंद है। ये वो 5 किरदार हैं जिनका सीधा कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ रहा है। फिलहाल पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और शक के आधार पर साजिश के तार जोड़े जा रहे हैं और अपराधियों की तलाश की जा रही है। मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री के तार कहां तक जुड़े हैं, पुलिस इसके सुराग तलाश रही है। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी काफी मददगार हो सकती है, क्योंकि उसे तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मिल गई है। शक की सुई बिश्नोई की तरफ ही घूम रही है। इसी बीच सिद्धू मूसेवाला का आज उनके पैतृक गांव मूसा में अंतिम संस्कार नमाकों के साथ किया गया। पुत्र मेरी मां ने पुੱਤ ना जावे दुनिया आउंदी जांदी आ पर एक मां दा पुੱਤ जवानी दे विच ना जावे। जिस जमीन पर सिद्धू ने अपने हाथों से फसल उगाई थी, जिस मिट्टी की गूंज उनके गानों में सुनाई देती थी, उसी मिट्टी में मूसेवाला अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। ये वो लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम दर्शन का किसी को मौका मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भरी दोपहर में 40 डिग्री तापमान में
आसान नहीं था, लेकिन ये सभी लोग डटे हुए हैं लगातार उसी तरीके से, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद कभी नहीं मिले थे सिद्धू मूसेवाला से, लेकिन आज उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मुलाकात होगी, किस इस तरीके से मुलाकात होगी। अंतिम यात्रा के लिए पिता ने अपने शेर को मूंछों पर ताव देकर तैयार किया। मूसेवाला के पसंदीदा ट्रैक्टर में मूसेवाला की गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई। अपने बेटे की अंतिम यात्रा में मूसेवाला के पिता कभी गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेते तो कभी अपने बेटे का चेहरा देख भावुक हो उठते थे। अंतिम यात्रा से पहले सिद्धू का पार्थिव शरीर उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां अपने कलेजे के टुकड़े को कफन में लिपटा देख माता पिता का कलेजा फट गया। सिद्धू मूसेवाला के फैंस सुबह से ही अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मूसा गांव में डेरा डाले हुए थे। भीड़ को देखते हुए पुलिस का जत्था भी मौके पर मौजूद था। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच फैंस ने अपने स्टार को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मान पर सुरक्षा हटाने को लेकर नाराजगी भी जताई। पंजाब सरकार को लेकर के नाराजगी है, और नाराजगी की वजह यह है कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी, और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला को लेकर के लगातार अमर रहे और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन को लेकर के नाराजगी भी है। तो भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर की। क्या कश्मीर में टारगेट किलिंग को हथियार बनाकर आतंकवादी घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज फिर आतंकवादियों ने दहशत फैलाने के लिए सरकारी स्कूल की टीचर रजनी बाला की गोली मारकर निर्ममता के साथ हत्या कर दी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस परिवार की लाडली बेटी और बहू रजनी बाला को आतंकियों ने अपनी कायराना करतूत का शिकार बना लिया। ये परिवार है सरकारी स्कूल टीचर रजनी बाला का। रजनी बाला कुलगाम में सरकारी हाई स्कूल में टीचर थी। आज सुबह रजनी बाला को आतंकियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो स्कूल से महज कुछ मीटर की दूरी पर थी। कुलगाम के चावलगाम से अपने रहने वाली जगह से जो रजनी बाला थी वो सुबह स्कूल की तरफ आ रही थी, और इसी रास्ते से चलते चलते वो अंदर की तरफ आ रही थी, और तकरीबन मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर आने पर स्कूल से महज 15 मीटर की दूरी पर जो 2 हमलावर हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बाइक पे सवार थे, उन्होंने रजनी बाला पे नजदीक से गोलियां चलाई और यहां से भाग गए। बीते 1 महीने में कश्मीर में टारगेट किलिंग की चौथी घटना को अंजाम देकर दहशतगर्द घाटी को आतंक के लाल रंग में रंगने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी अब आम लोगों और बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं और माहौल को खौफजदा करना चाहते हैं। मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? मैडम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ? वो मैडम यहाँ पे गिरी हुई थी, गोली की आवाज़ आई और मैडम गिरी हुई थी। हम तो ऊपर से आ रहे थे, मैंने कहा ना ऊपर से, हमने 10 बजे का टाइम था, हमने बस एक आवाज़ सुनी, एक ही टॉस हो गया। तो जब हम नीचे आ गए तो बच्चों ने चिल्लाया, बच्चों को शायद नजर थी यहाँ पे, हम आ गए, यहाँ पे ये पड़ी थी तो हमने चिल्लाया। आतंकियों की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल रजनी बाला ने अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी को अलविदा कह दिया। स्कूल टीचर रजनी बाला कुलगाम से करीब 100 किलोमीटर दूर सांबा जिले की रहने वाली थी। भारत में अब बात करेंगे अगली खबर की, जो दिल्ली से है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 10 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई ने केजरीवाल सरकार की सेहत बिगाड़ दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में 24 घंटे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और अब उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। केस मंत्री से जुड़ा है, इसलिए राजनीति भी जोरों पर है। किसने क्या कहा वो आपको दिखाएं, उससे पहले इस मामले को समझिए। ये मामला साल 2017 का है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की इसी एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि सत्येंद्र जैन और उनकी सहयोगियों की कंपनी में कोलकाता की शेल कंपनी के जरिए लगभग 16 करोड़ रुपए की रकम आई हुई है। 2 हफ्ते पहले ईडी को इस मामले में कुछ सबूत मिले, जिसके बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन से पूछताछ शुरू की। ईडी सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन पूछताछ के दौरान पहले तो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते रहे और पूरे मामले को राजनीतिक बताते रहे। लेकिन जब ईडी अधिकारियों ने उन्हीं की कंपनी और उन्हीं के बैंक खातों के दस्तावेज दिखाकर उनसे पूछताछ शुरू की तो सत्येंद्र जैन सवालों के जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके मंत्री को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। आरोप बहुत गंभीर हैं। 4 कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का धन शोधन किया है इन्होंने। सत्येंद्र जैन नहीं, क्योंकि वो तो एक कठपुतली हैं। उनकी बागडोर आपके हाथ में है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है, जहां सबका इलाज फ्री होता है। आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि इस साल हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के चक्कर में सत्येंद्र जैन पर फर्जी केस बनाया जा रहा है। पार्टी ने सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया था और वो वहां प्रचार भी कर रहे थे। सत्येंद्र जैन पर बनाया गया केस फर्जी है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लपेटे में लिया। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि कैसे एक स्कूल में बच्चों ने उन्हें राहुल गांधी समझ लिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा, अखिलेश और राहुल में ज्यादा अंतर है भी नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं, लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिनों की पुलिस रिमांड ली है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये रिमांड हम आपको बता दें कि एक पुराने केस में ली गई है। स्पेशल सेल सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी बिश्नोई से पूछताछ करेगी। काला जठेड़ी और काला राणा पहले से ही स्पेशल सेल की कस्टडी में है। तीनों से इस हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जाएगी। ये लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कोर्ट से रिमांड ली है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ की जाएगी। हालांकि एक पुराने मामले में ये रिमांड ली गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये आज की तस्वीरें कोर्ट से जब रिमांड मिली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को, उस समय की ये तस्वीरें। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ की जाएगी। सिद्धू मूसेवाला मामले में मुख्य आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग
नहीं हत्या को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस का दावा है। तो और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। आज बात करेंगे अयोध्या की। कल अयोध्या के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल अयोध्या की होली भी है और दिवाली भी, क्योंकि कल यानी 1 जून वो तारीख है जब राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गर्भगृह का पहला पत्थर रखा जाएगा। राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि गर्भगृह के भीतर जाकर दर्शन करने की तारीख भी सामने आ गई है। उम्मीद है कि 2024 की जनवरी में मकर संक्रांति के दिन रामलला मंदिर में स्थापित कर दिए जाएंगे। सितंबर 1990 में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई, उसी समय से शुरुआत तो गर्भगृह से ही होता है। तो गर्भगृह का पत्थर नक्काशी करके रखा गया था। उस पत्थर को वहाँ पर ले जाया गया है, उसको स्थापित कर दिया गया है। उस पर कल पूजन होगा। ये देख के इतनी अपने को खुशी हो रही है, तो मंदिर देखने में तो खुशी और दुगनी नहीं 100 गुना हो जाएगी। और जय श्री राम। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। बहुत ही सुंदर और सुसज्जित मंदिर का निर्माण होने वाला है और इसमें देरी लग सकती है, लेकिन जो गर्भगृह का निर्माण है वो 2024 जनवरी में रामलला विराजमान हो जाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। जय श्री राम। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई। दिल में खुशी की शहनाई गूंज रही है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सालों से जो सपना आंखों में रचाए बसाए हुए थे, उसके सजने संवरने और हकीकत में बदलने की शुभ घड़ी आ गई है। रस रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी। 30 साल से इंतजार कर रहे इन पत्थरों को अपनी मंजिल मिलने वाली है। ये पत्थर भगवान राम के गर्भगृह का हिस्सा बनने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है, पहला जो पत्थर लगना है राम मंदिर के लिए, ये पत्थर कौन सा है? मतलब पिलर वाला पत्थर है या कौन सा पत्थर इसको कल रखा जाएगा? देखिए, कल जो है पत्थर रखा जाएगा जो वो गर्भगृह का पत्थर है और यह सितंबर 1990 में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई, उसी समय से शुरुआत तो गर्भगृह से ही होता है। तो गर्भगृह का पत्थर नक्काशी करके रखा गया था। उस पत्थर को वहाँ पर ले जाया गया है, उसको स्थापित कर दिया गया है। उस पर कल पूजन होगा। उसको जो है सुसज्जित ढंग से सारे संतों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री वो उपस्थित रहेंगे, साधु संत उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति में वो होगा काम। 1992 से इन पत्थरों को तराशने का काम शुरू हो गया था। नक्काशी का काम चलता रहा, लेकिन तारीख 30 साल बाद आई है। एक जून को होने वाले गर्भगृह की आधारशिला का पूजन 5 दिन पहले से ही शुरू हो गया है। 5 दिवसीय सर्वदेव अनुष्ठान में गूंज रही मंत्रों की आवाज से पूरी अयोध्या गूंज उठी है। इसलिए पूजा इस प्रकार से होती है कि निर्विघ्न पूर्वक, विघ्न विघाताय कृतम, विघ्न को दूर करने के लिए इस प्रकार के मंगलचरण किया जाते हैं। उसे दिशाओं की पूजा होती है, दिशाओं की, उसे सभी देवताओं की पूजा होती है और इसके साथ विशेषकर जो है वो नवग्रह हैं, वो नवग्रह की पूजा होती है। यही सब जो बाधा छोड़ने वाले हैं, ये बाधा को रोकने वाले हैं। 1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और करीब 250 साधु संतों और राजनीतिक हस्तियों के बीच गर्भगृह की आधारशिला रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 6 महीने के भीतर जनवरी 2024 की मकर संक्रांति तक रामलला गर्भगृह में स्थापित कर दिए जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर भव्य राम मंदिर का वो 3D मॉडल मौजूद है जो ये बता रहा है
कि आने वाले वक्त में राम मंदिर और गर्भगृह की शक्ल सूरत कैसी होगी। इस 3D मॉडल में मंदिर के भीतर मौजूद पिलर पर जिस तरह की नक्काशी आपको दिखाई दे रही है, ठीक वैसी ही नक्काशी वाले गुलाबी पत्थर अयोध्या पहुंच चुके हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है। इन्हें पिंक सैंडस्टोन कहा जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर में बंसी पहाड़ से अयोध्या पहुंच चुके हैं। इन पत्थरों पर नागर शैली की कलाकृति उकेरी जा रही है। और मुझे लगता है कि यह पिंक सैंडस्टोन जो बंसी पहाड़पुर का है राजस्थान का, एक ही कारीगर एक पत्थर पर लगता है। तो मुझे लगता है कि यह अपने आप में अद्वितीय है, भारत का या विश्व का जो है एक सुंदर मंदिर बनेगा, ऐसा हम सबको। मतलब आप ये बता रहे हैं कि अगर ये एक पत्थर है तो इसको सिर्फ एक कारीगर इस पे काम करेगा, दूसरा हाथ नहीं लगाएगा? बिल्कुल, ये एक पत्थर पर इसलिए हाथ एक कारीगर लगाएगा क्योंकि अगर दूसरा लगा देगा तो ये फूल या जो भी इस प्रकार की जो ड्राइंग है वो बिगड़ जाएगी। तो इसमें एक ही पत्थर को एक ही कारीगर लेता अपने हाथों में, उसको 4 से 6 महीने में पूरा करता था। पहले इन पत्थरों पर नक्काशी का काम हाथ से होता था, लेकिन मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आई है, इसलिए अब मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुरानी डिजाइन बदल चुकी है और नई डिजाइन के बाद मंदिर का स्वरूप और भव्य हो चुका है। नई डिजाइन के मुताबिक मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, मंदिर की चौड़ाई 255 फीट होगी और लंबाई 350 फीट होगी। 1989 में जब शिला पूजन हुआ था, शिला पूजन के बाद से देश भर से सबसे पहले ईंट इकट्ठे किए गए। उसके बाद 1990 में अयोध्या में एक कार्यशाला की स्थापना की गई और उसी कार्यशाला में राजस्थान से पत्थर मंगाकर लगातार इस उम्मीद में काम चलता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान राम का मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो दिन नज़दीक आया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया, उसके बाद से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया और 1 जून को पहला पत्थर रख करके मंदिर के गर्भगृह का काम शुरू कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर के गर्भगृह के शिला पूजन की तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से मंदिर निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद 1000 साल तक मंदिर चट्टान की तरह मजबूत बना रहेगा। इन पत्थरों की उम्र कितनी है? ये पत्थर जो है बंसी पहाड़पुर का है और पिंक सैंडस्टोन है। लेबोरेटरी में इसकी जांच हुई है। एक कलाकृति का बारे में बताइए। ये नागर शैली की कलाकृति है और यह जो है 1000 वर्ष की इसकी समय सीमा निर्धारित की है लेबोरेटरी ने। तो जांच परख कर जो है इसको लिया गया इस पत्थर को। कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात् पश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 5 अगस्त 2020 की हैं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह की पूजा की थी। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। उस वक्त ये पूजन गर्भगृह की नींव के लिए किया गया था। गर्भगृह की नींव को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगा, वो समझिए। नवंबर-दिसंबर 2020 में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निर्माण स्थल की जमीन का अध्ययन किया और क्षेत्र की खुली खुदाई का सुझाव दिया। 3 महीने तक मंदिर स्थल और आसपास के 6 एकड़ में खुदाई होती रही। गर्भगृह में 14 मीटर और आसपास की 12 मीटर गहरी पुरानी मिट्टी को हटाने का काम हुआ। इसके बाद अप्रैल 2021 में विशाल गड्ढे को भरने का काम शुरू हुआ। गर्भगृह के भीतर 56 आरसीसी परतों को डाला गया और मिट्टी के भीतर 1000 साल के लिए ऐसी मजबूत व्यवस्था की गई जिसे मानव निर्मित चट्टान कहा गया। ये तस्वीरें राजस्थान में मकराना की पहाड़ियों की हैं। राजस्थान के मकराना की ये पहाड़ियां सफेद संगमरमर के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं मकराना की पहाड़ियों से गर्भगृह के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर का पत्थर अयोध्या पहुंच चुका है। रामलला के गर्भगृह की तस्वीर कैसी होगी वो देखिए। गर्भगृह की चौड़ाई 20 फीट होगी, लंबाई भी 20 फीट होगी, जबकि बाहरी दीवार 6 फीट मोटी होगी।
दक्षिण की मशहूर द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण होगा। उत्तर पश्चिम दिशा में पहली शिला रखी जाएगी। रामलला का गर्भगृह और मूल जन्मभूमि गेंदा और गुलाब समेत सफेद और बैंगनी डहेलिया नीले शंख पुष्प से सजाया जाएगा। सभी तरह के 1.25 क्विंटल फूलों का ऑर्डर दिया गया है। डहेलिया के फूल कोलकाता से आयात किए जा रहे हैं। गर्भगृह के भीतर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल होना है, जबकि राम मंदिर के बाकी हिस्से का निर्माण गुलाबी पत्थर से होगा। राम मंदिर 3 मंजिला होगा। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। हर मंजिल पर गुलाबी बलुआ पत्थर के पिलर होंगे। निचली मंजिल पर 166 पिलर होंगे। पहली मंजिल पर 144 पिलर होंगे, जबकि दूसरी मंजिल पर 82 पिलर होंगे। मंदिर के भीतर गुलाबी पत्थर के नक्काशी किए हुए करीब 392 पिलर होंगे। ये जो गुलाबी पत्थर हैं, ये लाए जाते हैं। सबसे पहले इनको आकार देकर के काटा जाता है और काटने के बाद मशीनों से इनकी डिजाइनिंग की जाती है। और एक बार जब मशीनों की डिजाइनिंग हो जाती है तो थोड़ा बहुत जो काम बचा होता है उसको हाथ से इस तरीके से बारीक जो डिजाइन है वो दिया जाता है। ये एक पत्थर को तैयार करने में कितना दिन लग जाए? कम से कम 2 आदमियों को 2 महीने लग जाएंगे। एक पत्थर पे? यहाँ कुल कितने पत्थर होंगे? यहाँ पे कम से कम पत्थर होंगे 200 के करीब 180। इस हिसाब से तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो क्या आप लोग संख्या बढ़ाएंगे अपनी जल्दी कर? हाँ, संख्या बढ़ेगी ना कारीगरों की। कारीगर और आएंगे क्योंकि बारीक काम है। देखिए, ये आपके किस काम आता है इसको? ये मदद का, ये हमारे लिए मदद आता है। जैसे फरमाइए ले लिया हमने, तो ये रख के ये छप जाता है सेंटर करके। तो ये बीच में ऐसे रख करके ये छप जाएगा, इधर से ये छप जाएगा। अच्छा, इसको पेंसिल से आप लोग आकार दें? पेंसिल से ये लिखा जाएगा कढ़ाई कर करके। जब फिर इसमें ये छेद हुए हैं जो मशीन द्वारा ये इसमें छेद किए जाएंगे। फिर कर्नाटक से लेकर गुजरात तक देश के कोने कोने में करोड़ों राम भक्तों को राम मंदिर के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। जय श्री राम। तो ये जो कार्यशाला है, यहाँ तो सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं, मंदिर तो दूर है और मंदिर अभी बन रहा है। तो यहाँ आप लोग क्या देखने आते हैं? अभी मंदिर बना रहे हैं ना, कैसा बना रहे हैं, उसका कैसा डिजाइन कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सभी उधर है करके बोले, इसलिए वो देखने के लिए हुबली से इधर आए हैं। फिर क्या जब निर्माण हो जाएगा फिर आएंगे दोबारा? अरे दोबारा जरूर आएंगे। अपने प्रभु को दर्शन का कितनी दफा आएंगे उतना कम है सर। हम आएंगे सर, श्री राम मंदिर देखेंगे। भगवान राम जो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। अयोध्या राम की नगरी है और अयोध्या के बाद आपको हम राम के वो निशान दिखाते हैं जो श्रीलंका से लेकर चेन्नई तक मौजूद है। संवाददाता अंकित गुप्ता श्रीलंका में मौजूद हैं और संवाददाता रविकांत चेन्नई में। पहले आपको श्रीलंका ले चलते हैं। संवाददाता अंकित गुप्ता अशोक वाटिका पहुंचे हुए हैं, जहां हनुमान माता सीता से मिलने पहुंचे थे। ये वो जगह है जहां पर माता सीता ने काफी वक्त गुजारा था, अशोक वाटिका। जी हाँ, यहाँ पर ही पहली बार हनुमान जी की सीता माँ से मुलाकात हुई थी। ये वो जगह देख सकते हैं कि ये वो मंदिर है जो जहाँ पर कहा जाता है कि उस दौरान अशोक वाटिका बनी हुई थी। यहाँ पर एक पैरों का चिन्ह भी नजर आ रहा है। मान्यता ये है कि ये हनुमान जी के पैरों का वो निशान है कि आसपास का जो पूरा इलाका है, पास में ही नदी बह रही है, कलकल करके नदी बह रही है और उसके आसपास बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वृक्ष हैं। जिस बात का जिक्र किया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में, उसी चीज को उसी जगह पर एबीपी न्यूज आपको लेकर आया है, ये बताने के लिए कि हनुमान के निशान श्रीलंका में ऐसे कई जगहों पर हैं और उन्हीं में से एक सबसे प्रोमिनेंट जगह अगर हम कहें तो इसी को कह सकते हैं, जहां पर उनके कदमों के भी निशान हैं। अब चलिए चेन्नई, जहां संवाददाता रविकांत मौजूद है। ये धनुषकोडी है, वो जगह जहां भगवान राम ने लंका जाने के लिए समंदर से रास्ता मांगा था और रास्ता नहीं देने पर क्रोध में धनुष उठा लिया था। पुराणों के मुताबिक जब भगवान राम को रास्ता मिलने में कठिनाई हुई तो उन्होंने समुद्र की ओर धनुष उठा लिया था।
इसलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी है और ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व का भी स्थान है, क्योंकि धनुषकोडी से ठीक बाद भारत की जो समुद्री सीमा है वो शुरू हो जाती है और 15 किलोमीटर आगे श्रीलंका शुरू हो जाता है। तो इस लिहाज से भी ये जो धनुषकोडी रेलवे स्टेशन तबाह हो गया, इसे अब एक बार फिर से 730 करोड़ रुपए की लागत से फिर से बनाया जा रहा है। इसी वक्त एक बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई आ रही है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा कह रहा है। अब मुस्लिम पक्ष की ओर से एक वीडियो लीक किया गया है और दावा किया जा रहा है कि यही वो फव्वारा है जो उस कथित शिवलिंग, जिसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन कह रहा है, उस पर लगा हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने फव्वारे का वीडियो और उसकी तस्वीरें लीक की हैं। मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा है वो लोहे का है और काफी पुराना दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या सालों पहले इस तरह का फव्वारा बनाया गया था, और सवाल तो ये भी है कि जब सर्वे के दौरान टीम ने फव्वारा चलाने को कहा और दिखाने को कहा तो फिर क्यों नहीं दिखाया गया। तो अब ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये लीक की गई हैं तस्वीरें। फव्वारा कहा जा रहा है शिवलिंग के ऊपर जो आकृति है उसको, ये आप देख सकते हैं। वीडियो में फव्वारे के पाइप होने का दावा है। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि इस तालाब में मौजूद जो संरचना है वो शिवलिंग है, लेकिन लीक वीडियो में इससे फव्वारा होने की बात की जा रही है। पाइपलाइन दिखाई गई है इसमें। तो ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, ये फैसला तो कोर्ट को लेना है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से वीडियोस लीक किए जा रहे हैं और अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि सर्वे के दौरान जब टीम ने कहा था कि इस फव्वारे को चलाइए तो क्यों नहीं चलाया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर हिंदू पक्ष को कोर्ट के द्वारा दी गई थी। अजय दुबे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अजय दुबे, इस वीडियो की सत्यता को कैसे माने, कैसे समझें? देखिए, कल रात में तस्वीरें आई थी जो सर्वे से जो हुई थी, उनमें दावे हिंदू पक्ष अपने मजबूत करा था, और अब ये जो तस्वीरें आई हैं, मैं याद कर रहा हूँ कि जब मैं परसों के दिन बात कर रहा था, जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद के जो वहां पर मुंशी थे, वो मुझे बता रहे थे कि वो खुद ही सालों से 30 साल से इस फव्वारे को बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, उसका रिपेयर कराया करते थे। इस पाइप का भी वो जिक्र कर रहे थे कि सालों से तो मैं इस पाइप को देख रहा हूँ। तो ये वही हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे जो दावा किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि उस फव्वारे का हिस्सा है। और इन्हीं सब बात को लेकर कल जो मुंशी थे एक्सक्लूसिवली एबीपी से बात करते हुए, एबीपी न्यूज से बात करते हुए अपनी बात रख रहे थे कि सालों से इसी आकार प्रकार में वो देख रहे हैं। अब जबकि कल तस्वीरें आई मस्जिद से जुड़े तमाम हिस्सों के प्रतीक चिन्ह, तमाम जो सिंबल्स थे, उनमें हिंदू पक्ष बातें दिखाई दे रही थी। तो अब अपने फव्वारे की जो थ्योरी है उसको पुष्ट करने के लिए, उस थ्योरी को मजबूत दावा दिखाने के लिए दिखाई दे रहा है कि ये एक वीडियो जो मस्जिद के प्रांगण के अंदर का है, फव्वारे से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल अजय दुबे, आप बने रहिए। तो दो तस्वीरें आपके सामने। पहली वो तस्वीर जब सर्वे किया गया था तो किस तरीके की संरचना मिली, हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई ये शिवलिंग है। दूसरी वो तस्वीरें, वो वीडियो जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा लीक किया गया है। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज बड़े सवाल इस वीडियो को देखकर उठा रहा है कि क्या वाकई में ज्ञानवापी में जो संरचना मिली है वो फव्वारा है। क्या सालों पहले ऐसा ही फव्वारा होता था जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है? अगर ये फव्वारा है तो सर्वे टीम को क्यों नहीं चलाकर दिखाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। चौथा बड़ा सवाल, दावा सही साबित करने के लिए क्या ये वीडियो लीक किया गया है? तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर कह रही है कि भाई ये शिवलिंग है, हिंदू पक्ष का ये दावा है, तालाब के अंदर ये जो संरचना मिली है। अब जो दूसरा वीडियो लीक किया गया है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये फव्वारा है, पाइपलाइन का भी जिक्र किया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने बेहद अहम,
हालांकि कोर्ट को यह फैसला लेना है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों को मजबूत करते हुए इस तरह के वीडियोस को लीक कर रहे हैं। दोनों वीडियो आपके सामने है। पहला वो वीडियो जो कोर्ट में सबमिट किया गया, उसके बाद वादियों को सौंपा गया। दूसरा वो वीडियो जो आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा जारी किया गया, इसमें फव्वारा दिखाया गया है, पाइपलाइन दिखाई गई है। तो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लीक हुआ। दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष अपना दावा पेश कर रहा है और मुस्लिम पक्ष अपना दावा पेश कर रहा है। और असली फव्वारा, दिल्ली के हुमायूं मकबरे का ये जो फव्वारा है, देखिए ये वो दावा, आपको असली फव्वारा एबीपी न्यूज के इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं जो दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में लगा हुआ है। और मुस्लिम पक्ष इसी से तुलना करते हुए ये कह रहा है कि देखिए ज्ञानवापी मस्जिद में भी इसी तरीके का फव्वारा है। हालांकि संरचना में थोड़ा फर्क जरूर देखने को मिल रहा है, जो ज्ञानवापी में मिला है और ये जो हुमायूं के मकबरे में दिखाई दे रहा है फव्वारा। लेकिन मुस्लिम पक्ष पाइपलाइन होने का भी दावा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, ये शिवलिंग है। तो ये दो वीडियोस अपने अपने दावों को पुख्ता रूप देने के लिए दोनों ही पक्षों के द्वारा लीक किए गए हैं और एबीपी न्यूज इन दोनों ही वीडियोस को इस समय आपको दिखा रहा है। कल हमने आपको वो वीडियो दिखाया था जो हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि देखिए ये दावा पुख्ता है, ये दावा सही है कि यहाँ पे शिवलिंग है। और आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा दूसरा वीडियो जारी किया गया, वो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें बाकायदा पाइपलाइंस भी दिखाई गई हैं। ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि देखिए ऐसा ही जो फव्वारा है वो हुमायूं के मकबरे में भी है, पाइपलाइन से, इसलिए ये फव्वारा ही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, फैसला कोर्ट को लेना है, सारी दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे को मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।